नमस्ते और आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ढेरों ज्योग्राफिकल डेटा को एक बहुत ही शानदार और यादगार सफर में बदलने वाले हैं। आज की चर्चा भारत और दुनिया भर के कुछ सबसे अद्भुत झरनों और नदी घाटियों के बारे में है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक में डाइव करते हैं। आज के हमारे इस सफर की रूपरेखा काफी रोमांचक है। हम कर्नाटक के ऊंचे झरनों से शुरू करके मध्य भारत की घाटियों, पूर्वी और पश्चिमी तटों के झरनों, पूर्वोत्तर के वर्षा पोषित अजूबों से होते हुए अंत में कुछ विशाल ग्लोबल झरनों और सीमाओं तक पहुंचेंगे। एक तरह से ये दिमाग में एक पूरा मेंटल मैप तैयार कर देगा। चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। कर्नाटक के विशाल झरने। अगर हम भारत के सबसे ऊंचे झरनों की बात करें तो शुरुआत दक्षिण भारत से ही करनी होगी। इस लिस्ट को देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित है। इसके ठीक बाद नंबर आता है जौग या गरसुप्पा का, जिसे महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हैं, और ये शरावती नदी पर है। और हाँ, कावेरी नदी पर बना शिव समुद्रम वाटरफॉल भी यहीं कर्नाटक में है। नदियों और झरनों का ये कॉम्बिनेशन याद रखना एग्जाम्स के लिए बहुत काम आता है। इन विशाल झरनों के अलावा कावेरी नदी का उद्गम स्थल भी अक्सर पूछा जाता है। याद रखिए, ये पश्चिमी घाट में कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसके साथ ही कर्नाटक में ही हिब्बे वाटरफॉल और गोकक वाटरफॉल भी मौजूद हैं। ये नाम भी जरूर ध्यान में रखने चाहिए। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मध्य भारत की नदी घाटियां। सेंट्रल इंडिया की बात करें तो एक बहुत ही मजेदार और सिंपल सी ट्रिक है। च से चूलिया वाटरफॉल और च से चंबल नदी। है ना आसान? राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित चूलिया वाटरफॉल को इस छोटे से फोनेटिक कनेक्शन से शायद ही कभी भुलाया जा सके। और जब चंबल नदी का जिक्र आता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बिल्कुल, वो बीहड़ और गहरी खाइयां। चंबल नदी इन नाटकीय खाइयों यानी रिवाइंस को तराशने के लिए जियोग्राफिकली बहुत कुख्यात है। ये वहां की पूरी टोपोग्राफी ही बदल कर रख देती है, जिसे हम बैडलैंड टोपोग्राफी या गली इरोजन कहते हैं। अब इस चंबल नदी का रास्ता देखिए, एकदम क्लियर कट है। ये महू पठार से अपना सफर शुरू करती है, मालवा पठार के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है और आखिर में इटावा के पास जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। एकदम सीधे 3 स्टेप्स में पूरा रास्ता कवर। मध्य प्रदेश की ओर चलें तो यह नर्मदा नदी का राज है। धुआंधार और कपिलधारा, इन दोनों झरनों के नाम में एक बहुत ही अहम बात नोटिस करने वाली है। जी हां, दोनों के आखिर में धार आता है और ये दोनों ही मध्य प्रदेश में शक्तिशाली नर्मदा नदी पर मौजूद हैं। तो बस धार याद रखिए और नर्मदा नदी से लिंक कर दीजिए। खुद नर्मदा नदी भी कम दिलचस्प नहीं है। ये अमरकंटक पठार से निकलकर एक रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। सबसे अहम बात यह है कि ये भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो अपना ये लंबा सफर तय करके सीधे अरब सागर में जाकर गिरती है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, पूर्वी और पश्चिमी झरने। गोवा की मांडवी नदी पर स्थित दूध सागर वाटरफॉल को आखिर ये नाम कैसे मिला? दरअसल जब इसका पानी इतनी ऊंचाई से गिरता है तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ऊपर से सफेद दूध की धारा गिर रही हो। एकदम जादुई नज़ारा होता है वो। मांडवी के साथ साथ गोवा की ज्वारी नदी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक एस्चुरी बनाती है जहां मर्मगांव बंदरगाह स्थित है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां उरमुड़ी नदी पर वज्रही वाटरफॉल है और टूरिस्ट्स का फेवरेट भूशी वाटरफॉल भी वहीं मौजूद है। अब अगर अपना रुख पूर्व की ओर किया जाए तो झारखंड और ओडिशा के कुछ झरने अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। झारखंड में सुवर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू वाटरफॉल स्थित है। वहीं ओडिशा में डुडुमा और बरहीपानी वाटरफॉल्स मौजूद हैं। इन तीनों को एक साथ ग्रुप करके याद करना सबसे बढ़िया रहता है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, पूर्वोत्तर के वर्षापोषित अजूबा। नॉर्थ ईस्ट और खासकर मेघालय तो सच में एक जियोग्राफिकल खजाना है। यहाँ का नोहोकलिकाई वाटरफॉल पूरी तरह से सिर्फ बारिश के पानी से चलता है। इसके अलावा फेमस 7 सिस्टर्स वाटरफॉल भी यहीं हैं। और हाँ, मेघालय के वो अद्भुत लिविंग रूट ब्रिजेस जो बायो इंजीनियरिंग का कमाल हैं, वो तो दुनिया भर में मशहूर हैं। एक और ज़रूरी फैक्ट ये है कि गारो में मौजूद कार्बी आंगलोंग पठार असल में ग्रेटर पेनिनसुला पठार का ही एक एक्सटेंशन है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, भाग 5, वैश्विक झरने और सीमाएं। अब अगर हम दुनिया के मैप पर नजर डालें तो सबसे ऊंचे झरने का ताज किसके पास है? वो है वेनेजुएला का एंजल वाटरफॉल। ये पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा है।
स्रोत सामग्री यहाँ वेनेजुएला के कुछ जियोपॉलिटिकल संदर्भों का भी जिक्र करती है, जिसमें निकोलस मादुरो और अमेरिका तथा ईरान से जुड़े कुछ अंतर्राष्ट्रीय डायनामिक्स शामिल हैं। हम यहाँ कोई राजनीतिक पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस ये समझना दिलचस्प है कि दुनिया में कैसे भौगोलिक स्थान अक्सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ जाते हैं। थोड़ा उत्तर की तरफ जाएं तो हमें मशहूर नियाग्रा वाटरफॉल मिलता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एकदम अमेरिका और कनाडा की सीमा पर मौजूद है। एक ऐसा प्राकृतिक अजूबा जो दो विशाल देशों की सीमा को तय करता है। और अमेरिका और कनाडा की उस सीमा की बात करें तो ये दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसे 49वीं पैरेलल के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये एकदम सीधी 49 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड लाइन को फॉलो करती है। इसी तरह की एक और बहुत ही क्रूशल अक्षांशीय विभाजन रेखा है 38वीं पैरेलल। ये रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण सीमा का काम करती है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। ये प्राकृतिक अजूबे, नदियां और पहाड़ हमारी दुनिया की राजनीतिक सीमाओं को कैसे तय करते हैं? पृथ्वी की बनावट और इंसानों द्वारा खींची गई इन सरहदों के बीच का रिश्ता वाकई बहुत जटिल और सोचने पर मजबूर करने वाला है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही सीखते रहें।